बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। पिछले एक साल से इमरान खान की जिंदगी को खतरात थे। हेलीकॉप्टर खराब होता है और एक दफा नहीं हुआ, कई बार हुआ। जहर देने की कोशिश की गई, ये भी बात कही गई है बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से और जिम्मेदार लोगों ने ये बात कही। खान साहब की जासूसी की गई, वो खाता क्या है, इस किस्म की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। और ये शहबाज गिल से सवाल लोगों ने पूछे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला होता है। मारने वाले से बचाने वाली जात जो थी वो बहुत बड़ी थी। हमलावर की कोशिश थी कि इमरान खान को ख़त्म कर देता, लेकिन खान साहब बाल बाल बच गए। 3 गोलियां उनको लगी, अभी भी वो सेहतयाब हो रहे हैं। इमरान खान ने अपने खिताब के अंदर पाकिस्तान की आवाम के सामने ये बात मुतअद्दिद दफ़ा रखी कि उनकी जान को ख़तरा है। कुछ लोग उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, मजहबी जुनूनी खड़ा किया जाएगा और वो उन पर हमला करेगा। ये हमले से कुछ रोज़ पहले उन्होंने बात कही। और फिर व्यूअर्स, ये भी बहुत अहम बात है कि इस पूरे वाक़यात को खान साहब वक्त से पहले बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके पाकिस्तान से बाहर भिजवाई ताकि वो 4 लोग जो आपके प्लान में, कत्ल के प्लान में मुलविस हैं, ताकि कौम के सामने हकीकत आ सके अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है। माजी में बेनज़ीर को भी इसी तरह रास्ते से हटाया गया और 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी खान लियाकत अली खान पर हमला हुआ। आज तक मालूम हो सका कि वजह क्या बनी और वो ताकतें कौन सी थी जो इन तमाम लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की, इसमें इंकशाफ किया है और डायरेक्ट नाम ले लिया है। इससे पहले खान साहब ने जिन लोगों का नाम लिया उन्हें FIR में शामिल नहीं किया गया, शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। किसी ने पूछा तक भी नहीं कि आपके बारे में इमरान खान जिस पर हमला हुआ वो ये कहता है और आप शामिल तफ्तीश होंगे, या फिर हुक्म ही सादिर कर देते, या कम से कम कोई अदालत हरकत में आती, लेकिन नहीं हुआ। ये पहला मौका है। खान साहब ने बाकायदा नाम लेकर कहा है कि आसिफ अली जरदारी एक कत्ल की साजिश जो है वो तैयार कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी साहब से पहले अगर आप देखें तो लंदन के अंदर एक मर्डर कंस्पिरेसी, इसके ऊपर बाकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है और इंटरव्यूज भी हो रहे हैं लोगों के। जो शवाहिद है उसे देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। प्रोसिक्यूशन से भी यकीनन बात हो रही होगी। और जो लास्ट ख़त लिखा गया तस्नीम हैदर की तरफ से, पुलिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने ये मामला एस्केलेट कर दिया है अपने सीनियर्स को और 1-2 दिन में इसका कोई जवाब भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, यानी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑन गोइंग है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब पर बाकायदा इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उन्होंने उनके कत्ल की एक बाकायदा साजिश जो है वो तैयार की है और आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कत्ल कराने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए हैं और ताकतवर लोग मंसूबे में सहूलतकार हैं। देखें, अब ये बातें, सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को कौन बता रहा है। खान साहब मुल्क के सरबराह रहे, आपके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी में बहुत सारे राब्ते हैं और खान साहब ये मुतअद्दिद दफ़ा खुद भी कह चुके कि मुझे एजेंसीज बता देती हैं कि आपके ख़िलाफ़ किस किस्म की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। और उनके ऊपर जो हमले की बात पहले भी हुई और जब हमला हो जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान को बहुत पहले दे दी थी। अब आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल खामोश है और आसिफ अली जरदारी की खामोशी और इमरान खान का ये कहना कि मुझे आसिफ अली जरदारी कत्ल करने की साजिश तैयार कर रहा है, इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। और जिन ताकतवर लोगों की तरफ इमरान खान साहब का इशारा है, उनकी तरफ से भी खामोशी है। और अगर ये वही ताकतवर लोग हैं जिनका नाम हम सब के ज़हनों में आता है, तो फिर खान साहब के इस इल्ज़ाम का या इस इंकशाफ का उनको जवाब देना चाहिए। लंदन के अंदर भी जब ये बात कही गई कि कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, ये बाकायदा प्लान किया गया अरशद शरीफ के कत्ल को और इमरान खान पर जो होने वाला हमला था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी लेवल के ऊपर भी इसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया।
जिस शख्सियत का नाम लिया गया जो नवाज शरीफ के राइट साइड पे खड़ी होती है, उसकी तरफ से बयान ज़रूर आया, लेकिन इसके अलावा जो मरकज़ी क़यादत थी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में हो, उनका जवाब जो है वो नहीं आता। फिर जो इंटरेस्टिंग बात है, अब भी ये बात कही गई है और जवाब नहीं आया। फिर मैं आपको दो चीज़ें और भी बता देता हूँ कि प्लानिंग, इमरान खान की जान को जो ख़तरात हैं, खान साहब ने इसके दो और इशारे भी दिए और फिर हुकूमत की तरफ से भी कुछ ऐसे इकदाम जो वो किए गए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद मैं घर में नहीं बैठूंगा, मैं सड़क पे निकलूंगा और इन ताकतों को बेनकाब करूंगा। जब मौत ने आना है उसे कोई नहीं टाल सकता और मौत बरहक है। जो वक्त मुकर्रर कर दिया गया, ना एक सेकंड से पीछे होगा ना एक सेकंड बाद में होगा, मौत जो है वो ज़रूर आएगी। दो वाक़यात हुए हैं। बनी गाला की तमाम सिक्योरिटी को वापस जो है वो केपी भेज दिया गया है और इसके साथ साथ जो ज़मान पाक की सिक्योरिटी है उसे भी कम कर दिया गया, बल्कि ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए लोगों की एक बड़ी तादाद ज़मान पाक के बाहर मौजूद है, जहां पर इमरान खान की हिफाजत जो है वो की जा रही है। अगर निगरान हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई एडवेंचर किया जाता है तो लोग वहां पर एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और इमरान खान की जो है हिफाजत करेंगे। दो बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आज इसी तनाजुर में दिए गए। एक बयान कैप्टन सफदर का है और वो ये क्या कहता है कि जनाब मैं इमरान खान को जेल में देख रहा हूँ, यानी लोगों की ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। फिर राना सनाउल्लाह ने भी एक बात कही है और राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस किस्म की के बयानात वो दे रहे हैं इससे ऐसा ज़रूर लगता है कि हम उनको बहुत जल्दी जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे या उनको गिरफ्तार होना चाहिए। हम देख ही लेंगे ये क्या ये तूफ़ान लाना चाहते हैं। फिर फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर बिल्कुल दुरुस्त है। जिनको लगता है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुकूमती इंतकाम है, वो एक बार जाकर एफआईआर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि मुकदमा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर किया गया। अब पाकिस्तान के अंदर तो किसी शख्स को ये बात जो है वो समझने में मेरा ख्याल है कि इसमें कोई रुकावट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किसका मुंशी है और किसकी पार्टी में इस वक्त जो है वो शामिल है। व्यूअर्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये जो मुंशी वाला लफ्ज़ है, इसके ऊपर आज अदालत के अंदर फवाद चौधरी के मामले में बाकायदा नारे लगे हैं और फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड में जेल में भेज दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस जारी हो गए हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। और फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहस होगी कि ज़मानत दी जाए, ज़मानत नहीं देनी, क्यों नहीं देनी, इसकी बुनियादी वजह क्या है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब इनका टेस्ट एक करवाना है, इनकी आवाज़ मैच कर गई है और मज़ीद हमने इनसे लैपटॉप और कंप्यूटर और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद करने हैं, जिसके ऊपर अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और फिर उनको वापस भेज दिया गया। अब फिर आपको एक और भी मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खामोशी इमरान खान के इस बयान को तकवीत देगी, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी खामोश है और वो जवाब नहीं दे रही कि खान साहब ने ये जो बात कही है क्या इसमें कोई हकीकत मौजूद भी है या हकीकत नहीं है। इसीलिए खान साहब की ज़िंदगी की हिफाजत अब रियासत की जिम्मेदारी है और इसमें पाकिस्तान की अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने प्लान बना लिया और वीडियो अगर मौजूद है तो फिर होगा क्या, खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद अदालत और फिर जेल में जब आप रखेंगे तो फिर ये भी मुमकिन है कि वहाँ पर आपको किस किस्म का खाना दिया जाता है, क्या सलूक आपके साथ किया जाता है। यानी इमरान खान की जान को बहुत सारे ख़तरात इस वक्त लाहक हैं और इसके अंदर ना सिर्फ ये किरदार पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें बाकायदा हाथ है। और जब हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो आलमी ताकतें जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती हैं और उसकी एक बुनियादी वजह पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। हमने पिछले 3 माह में जो तबाही देखी है इस मुल्क के अंदर, शायद पिछले 75 बरसों में नहीं देखी। ऐसी तबाही आपको किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में भी नज़र नहीं आई होगी। डार साहब पाकिस्तान गए और उन्होंने नारा लगाया कि देखें जी मैं अब आ गया हूं और मैं आपको करके दिखाऊंगा। आज मेरी पाकिस्तान में नून लीग के कुछ लोगों से बात हो रही थी और तमाम लोग मईशत जहां पर
کھڑی ہے, جس طرح ترقی کر رہی ہے نیچے کی طرف, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈار صاحب کو دیا جا رہا تھا. اب تو مفتاح اسماعیل اور پارٹی کے لوگ کھل کر بول رہے ہیں کہ اگر آپ اس پرفارمنس کے ساتھ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ الیکشن جو ہے وہ جیت سکیں گے. اسی لیے یہ تمام ہتھ کنڈے عمران خان کے گرد گھیرا تنگ, سیکیورٹی ہٹا دو, خوف کا ایک عالم جو ہے وہ کریٹ کیا جائے, لوگوں کی گرفتاریاں کرو, مقدمات درج کرو تاکہ عمران خان جو ہے وہ گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائے. لیکن خان صاحب جو ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. آپ دیکھیں گے کچھ روز کے اندر وہ باقاعدہ سڑکوں پر ہوں گے اس حکومت کے خلاف, اور ان سے انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ لے کر رہیں گے. اب یہ جو معیشت ہے نا, میں اس کے اوپر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں جو ڈار صاحب آنے سے پہلے کہتے تھے اور ان کے دو بڑے حمایتی تھے. سب سے بڑی جو ان کی حمایت میں آگے آئی وہ مریم صاحبہ تھی, اور ان کی آڈیوز موجود ہیں, اور انہوں نے جوکر تک کہا کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, آگے سے ہنستا رہتا ہے. آپ جب پاکستان کی معیشت کو مروسی کرداروں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے جنہوں نے کبھی اپنے گھر کا بھی بجٹ نہیں بنایا اور جن کو معلوم ہی نہیں کہ گھر اور کچن کیسے چلتا ہے, تو پھر ملک وہ کس طرح سنبھالیں گے. اور مریم انہی لوگوں میں سے ایک تھی. آپ کے رشتہ دار ہوں گے, بہت اچھی بات ہے, رشتہ دار سب کو پیارے ہوتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. وہ کر لیتے ہیں, ان سے ہو جاتا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے. مشکل حالات تو آپ نے کریٹ کر دیے. ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ بات ہوتی رہی اور لوگ کہتے تھے کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں. آج آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی مارکیٹ پہ یہ ریٹ نہیں ہے تمہاری کرنسی کا, ہاتھ اٹھاؤ, کیپ کھول دو, اور دیکھیں ڈالر کہاں پر پہنچ گیا ہے. یعنی 260 پہ بھی آپ کو مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا, اور جو پاؤنڈ ہے وہ 320 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے حالات ہیں, اور پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اس کی تمام تر ذمہ داری ڈار صاحب کے اوپر ہے. انہیں کریڈٹ لینا چاہیے. جس طرح ڈالر نیچے جانے کا دعوے کرتے تھے, کریڈٹ لیں آپ, یہ آپ کا کریڈٹ ہے. یہ کریڈٹ ڈار صاحب آپ کو جاتا ہے. آپ آگے آئیں اور قوم کو سچ بتائیں. ٹیلی ویژن چینلز ان کو بلا رہے ہیں کہ ڈار صاحب آ کر سوالات کا جواب دیں. کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. معیشت کہاں پر کھڑی ہے, کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. مفتاح جو سب کو برا لگتا تھا ان کی جماعت کے اندر بھی, آج اس کی باتیں سچ ہو رہی ہیں. اسی لیے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں معیشت کا جو بیڑا غرق ہے وہ ڈار صاحب نے کر دیا. ڈار صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا, کلمے کے نام پر بنا, اور وہ سعودی عرب بھی کلمے کے نام پر نہیں بنا. تو اس لیے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. کچھ آپ بھی کر لیں, سب چیزیں اگر آپ قدرت پہ ڈال دیں اور تمام معاملات جو ہیں وہ کہیں کہ اللہ ٹھیک کرے گا, اللہ بالکل ٹھیک کرے گا, لیکن یہ ذمہ داری ڈار صاحب آپ کی ہے. کچھ محنت کریں, کچھ تدبیریں لڑائیں کہ معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ جو کچھ اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کو تو مبارکباد دینی چاہیے. میں ان سے پوچھتا ہوں جی کس بات کی مبارکباد, تو کہتے ہیں کہ جناب ڈالر 300, پاؤنڈ جو ہے وہ 320 کا ہو گیا, آپ پیسے پاکستان بھیجیں گے تو دیکھیں وہ ڈبل ٹرپل ہو گئے. تو بھائی ہمیں اس طرح کے نہ پاؤنڈ چاہیے, نہ ہمیں اس طرح کی معیشت چاہیے, چونکہ پاکستان کمزور ہوتا جا رہا ہے. آپ پاکستان میں کسی سے بھی بات کریں, کسی سے بھی سوال کریں, پوچھیں اس سے کہ حالات کیسے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ بھائی گھر کی روٹی چلانا اور پوری کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھے کپڑے پہننا, بنانا, سمرنا, باہر جانا بچوں کو لے کر, یہ تو خیر اب مشکل باتیں ہوگی. گھر کی 2 وقت کی روٹی, پہلے ہم کہتے تھے نا تنزیہ کہ جی 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے تو بہت کچھ ہے. اب تو بھائی 1 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. لوگوں کے پاس 1 وقت کی روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور یہ ہے پاکستان کی اکانومی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, میں آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں. ایک تو جو ملک جہاں پہ کھڑا ہے, دہشت گردی کی لہر, اور جس طرح سے عمران خان کی زندگی پر حملہ کرنے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں, یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا. پھر خان صاحب نے ایک کمپیریزن کیا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 روز میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 33 روپے گرا, 3.6 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے. عدم اعتماد کے وقت 16.4 ارب ڈالر کے ذخائر ہم چھوڑ کر گئے. 9 ماہ میں 84 روپے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ویلیو میں کمی ہوئی. جن کے باہر لوٹی ہوئی دولت رکھی ہے ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. ڈالر کی وجہ سے ان کے ڈالر لانچوں میں باہر جاتے ہیں, جہازوں پر باہر بھیجے جاتے ہیں. روپیہ اتنا کم ہونے سے اوورسیز پاکستانی
कैसे अपना पैसा मुल्क भिजवाएं। हमारे दौर में पेट्रोल 150 रुपये था, अब ये 145 का, यानी डीजल जो है 145 का था, अब पेट्रोल 50 रुपये मजीद महंगा हो जाएगा और महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया मेरे लिए। इसके अंदर पेट्रोल ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। आटा 60 रुपये किलो था, आज 150 रुपये किलो मिल रहा है, और वो भी कोई अच्छी क्वालिटी का आटा जो आपको नहीं मिल रहा। ये पाकिस्तान के हालात हैं, इसका कोई जिम्मेदार, अगर आप समझते हैं ना कि जिससे पूछें जी मरियम इनकलाब लेकर आ रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होना। मैं कल काबीना के नामों पर गौर कर रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई, इसीलिए कि इसमें जितने भी नाम हैं वो किसी न किसी का, वो कोई बेटा है, कोई किसी बड़े मीडिया ऑनर का कोई रिश्तेदार है, या कुछ इस तरह का वो सारा काम जो है वो पंजाब की काबीना बना दी गई है। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जंग जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही कभी होनी है। आपकी जंग पहले माजी में होता था ना कि ज़िम्मेदारों के साथ होती थी, लैंडलॉर्ड्स जो सनतकार हैं उनसे होती थी। आज आपकी जंग एक ख़ास किस्म की एलीट के साथ है, एक ऐसे तबके के साथ है जो आपको महकूम बनाकर रखना चाहता है। हमें रोटी के चक्कर में लगाकर खुद जो है वो कुर्सी की बात करते हैं। ये है इन किरदारों की कहानी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने से पहले कि जो खबरें मेरे पास हैं मैं उन पर भी आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन एक कंपैरिजन आपके सामने रखना बड़ा ही ज़रूरी है। 1981 में वज़ीर ख़जाना जो थे वो पंजाब के नवाज शरीफ साहब थे, ठीक है। फिर 1985 में वज़ीर आला पंजाब के कौन बने? नवाज शरीफ साहब। 1988 में वज़ीर आला पंजाब दोबारा बनते हैं नवाज शरीफ साहब। 1990 में ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, इनका एक बड़ा चेक लग जाता है। फिर 1997 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बनता है? नवाज शरीफ साहब, फिर इनका चेक लगा। 1997 में ये वज़ीर आला पंजाब जो हैं अपने भाई को बनाते हैं। 2008 में वज़ीर आला पंजाब कौन बनता है? शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं। 2013 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन था? नवाज शरीफ साहब थे। और 2022 में वज़ीर आज़म कौन है? शहबाज शरीफ साहब। यानी आपने 42 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की और तमाम मसाइल की वजह जो है वो इमरान खान आपको नजर आता है। सिर्फ एक मुतालबा है इस शख्सियत का कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवा दो। तुम जितनी मर्जी मैन्यूवरिंग कर लो, जितने मर्जी ताकतवर लोगों से राब्ते तुम्हारे जो हैं वो बहाल हो जाएं, जितनी मर्जी फील्डिंग लगा लो, जितनी मर्जी निगरान काबीना, निगरान हुकूमतें अपने हवाले से कायम करो, अपने नाम से कायम करो, वो तुम्हारे लिए काम करें, तुम उनके लिए काम करो। जब भी इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे ना, इमरान खान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सब खेल जो है वो खेला जा रहा है। मलिक अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। भाई, आइन के अंदर लिखा हुआ है, इसका जवाब दिया है असद उमर ने। आइन के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, और अगर आप आइन से मुनहरिफ होंगे तो यकीनन आप एक गद्दारी के मुर्तकिब होंगे और फिर आपके ऊपर बगावत के मुकदमे इस सूरत में जो हैं वो दायर होने चाहिए, क्योंकि आपने आइन को तोड़ा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि कोशिश भरपूर तरीके से अब की जा रही है। 33 नशिस्तों पर आपने ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया, मार्च के अंदर आप करवाने जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी यही थी इनकी। अब 33 के ऊपर खान साहब अगर ऐलान करते हैं कि मैं आ रहा हूँ और कर लो मुकाबला, और खान साहब एक रिकॉर्ड भी कायम करेंगे मुकाबला करके, लेकिन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। यानी एक बहुत मोटी रकम ज़िमनी इंतखाब के ऊपर लगेगी, और जब वो रकम लग जाएगी और आने वाले दिनों में आप मुतालबात इलेक्शन कमीशन के देखेंगे कि वो कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि जनाब देखें, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, और वफाकी हुकूमत कहेगी जी हमारे पास भी पैसे नहीं आपको देने के लिए, ये पैसे मांग रहे होंगे, वो पैसे नहीं दे रहे होंगे, और फिर मामला जो कटाई में पड़ जाएगा। मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी, और जो तमाम इशारे इस वक्त मिल रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से, वो यही हैं कि हमने आम इंतखाबात जब उसका वक्त आएगा उसके साथ ही इन दोनों असम्बलियों के इंतखाबात भी करवाने, उससे पहले ये मुमकिन नहीं होगा। उससे पहले आप क्या करें, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर कर दें, और इसी पर भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि डार साहब जो ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना, इसकी तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। बिल्कुल ठीक है, हम सबका ईमान है अल्लाह ताला हमारे वतन को अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन डार साहब कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। आगे बढ़ें, काम करें, और आपके इस बयान से हमारी अगर मैशत सही होती है तो बार बार दें। माजी में ये इमरान खान का मजाक उड़ाते थे कि देखें जी
یہ اسلام کو استعمال کر رہا ہے. ارے آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے فوری آپ نے ایک وجہ نکال لی کہ جو پاکستان تھا وہ کلمے کے نام پر بنا. پاکستان میں کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا اور اس کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اگر آپ اپنی کارکردگی آج کلمے کے پیچھے چھپا رہے ہیں تو پھر ماضی کے اندر آپ عمران خان کی ریاست مدینہ یا باقی جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، بیربل ہیں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ، وہ کیوں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے؟ تو خدا کا خوف کھائیں وہ تمام لوگ جو ملک کی معیشت کو ڈبونے کے بعد بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے. نواز شریف کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر نواز شریف کے پاس اپنے مسائل کا حل نہیں ہے تو نواز شریف اس ملک کو مسائل کی دلدل سے کیسے نکالے گا؟ ڈیل نہیں ہو رہی، جب ڈیل ہوگی نا تو وہ حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھا انقلاب جو ہے وہ آ گیا پاکستان کے اندر. میں آپ کو نا مریم کا ایک بیان یاد کرواتا ہوں جو مریم نے اسحاق ڈار کی واپسی پر دیا، اور مریم کا یہ کہنا تھا کہ دیکھا ڈار ملک میں واپس آ گیا، یہ خدا کی قدرت ہے، تم نے اسے نکالا، لیکن آج وہ اسی ملک کا وزیر خزانہ ہے. مریم بی بی جب آپ کے پاس آئیں گی نا کے پی میں اور پنجاب کے اندر تو لوگ ان سے یہ ضرور سوال کریں کہ معیشت، تیل، آٹا تو جو ہے وہ سستا نہیں ہوا، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ سستی ہو گئی. اور جو دعوے آپ کے خاندان کی طرف سے کیے گئے تھے ان دعووں کو کیا ہوا؟ ملک کی معیشت تو نہیں سنبھل سکی، لیکن آپ کا پورا خاندان اور سیاستدان جو ہے وہ آج کا جو عمران خان کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ خود سنبھل گیا اور اس ملک کو اس نے دھکا دے دیا. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. ہمارا جو فیس بک پیج ہے اسے ضرور جا کر فالو کریں تاکہ جو کنٹینٹ چوری ہو رہا تھا ہم اس کا راستہ روک سکیں. اور میں دیکھ رہا تھا آج نمبرز بہت ہی اچھے تھے. آپ کا بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو اسے فالو کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.